हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीम इनसाइड क्लासेस। आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस। पहले हम कंडीशनल सेंटेंस को समझेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हमारे जो टेंस टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करके हम चल रहे थे। टेंस का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दिया था। अब उसी में एक बार थोड़ा सा हम कंडीशनल सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर आगे हमारे टेंस जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसको हम टेंस के अंदर ही इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें काम आएंगी टेंस में। जब हम आगे समझते चलेंगे धीरे धीरे तो इसकी सारी चीज़ें हमारे आगे काम आती चली जाएंगी। इसलिए इसको हम कंडीशनल सेंटेंस जो है एक अलग से टॉपिक के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली इसमें होता क्या है कि दो क्लोजेज का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट हो गई या मेन क्लोज हो गई। मान लीजिए एक क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट हो गई और दूसरी क्लोज आपकी मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें दो क्लोजेज का कॉम्बिनेशन होता है और वो कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ है वो हम टेंस में भी पढ़ते हैं। एक टेंस का दूसरे टेंस के साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। एक सेंटेंस में एक ही साथ दो अलग अलग क्लोजेज आती हैं। हो सकता है दो अलग अलग क्लोजेज में अलग अलग टेंस दिए गए हों, तो अलग अलग टेंस अगर दिए गए होंगे तो दोनों क्लोजेज के टेंस का जो पेयर होता है यानी कि कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स होता है और वो हम समझते चलेंगे आगे जैसे टेंस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो यहाँ तक तो हमने कल समझ लिया था, यानी कि इससे पहले वाली जो क्लास में हमने समझ लिया था कि अगर कोई भी एग्जाम्स में आपको टेंस पे बेस्ड या टेंस जो है ग्रामर का टॉपिक इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चंस आपको मिले तो उस क्वेश्चंस का सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था कि फर्स्टली उसको करना क्या है, रीड केयरफुली, उसको ध्यान से पढ़ना है उस क्वेश्चन को, फिर उसमें ग्रामेटिकली एरर निकालना है या अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पे भी ग्रामेटिकली एरर होगा तभी उसको इम्प्रूव करेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो गिवन सेंटेंस है उसका सबसे पहले हम टेंस फाइंड करते हैं। टेंस अगर हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में ये टेंस होना चाहिए तो उस टेंस के अकॉर्डिंग फिर हम देख लेते हैं कि इस टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब है या सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब्स आनी चाहिए वो वर्ब्स दे रखी हैं या नहीं दे रखी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब्स सही दे रखी हैं या गलत दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता था कि जो गिवन सेंटेंस है जो एग्जाम्स में दिया गया है तो उस सेंटेंस का अगर हम टेंस पता लगाएंगे, ये बात तो ठीक है कि हम टेंस पता लगा लेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे सारी चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस टेंस का पता कैसे लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस का जो टेंस है उसका हम पता कैसे लगाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे कौन सा टेंस होना चाहिए था और कौन सा टेंस दिया हुआ है, क्या वो गलत है क्या वो सही है। तो हमें पता लगाने के लिए हमने तीन रास्ते जो देखे थे कि तीन जो हमारे तरीके हैं, ये तीन तरीके वही हैं कि जो हमें टेंस का पता लगाने में आसानी करते हैं। सबसे पहला जो तरीका था कि उसका यूजेज देखेंगे, सेंटेंस का जो यूज़ किया गया है वो किस सेंस में या किस अर्थ में यूज किया गया है। क्योंकि होता क्या है, पर्टिकुलरली जो हमारे जैसे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टेंस के जो हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और उनके एक्शंस जो होने के चार काइंड्स हमने पढ़े थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि टोटल तीनों पार्ट्स के हर एक पार्ट में चार काइंड, तो तीनों पार्ट के टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। तो 12 के 12 जो टोटल टेंस होते हैं सभी टेंस के अपने अपने अलग अलग अर्थ में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी टेंसेस को एक ही सेंस में या एक ही अर्थ में यूज हम कर देते हैं, नहीं, हर टेंस का अपना पर्टिकुलरली यूज होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कौन सा टेंस यूज होगा, मान लीजिए हमें किसी सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ दर्शाना है तो कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, तो वहाँ पे हमें पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। कोई भी जैसे हमें दर्शाना हो द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो पश्चिम में छिपता है। अब यहाँ पे आपसे इंप्रूवमेंट करवा लिया जाए, सेट्स जो वर्ब है उसको अंडरलाइन इंप्रूवमेंट करके, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया और ये जो है यहाँ पे आपको वर्ब गलत दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म दे दिया या वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म दे दिया, फिर आपसे पूछा कि इसको इम्प्रूव करो, यहाँ पे क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे या इसको एरर हमारे कर दिया, तो यहाँ पे इसको आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पार्ट ये सेंटेंस है इसमें ग्रामेटिकली एरर किस पार्ट में है। तो हमें अगर निकालना होगा तो पहले तो सेंटेंस का हम अर्थ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है सन इनटू द वेस्ट, इन द वेस्ट, तो हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है।
यानी कि सार्वभौमिक सत्य की ये बात कर रहा है। और जब भी सार्वभौमिक सत्य की बात की जाएगी तो डेफिनेटली उसके अर्थ में या उस सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन्स द सन आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब आनी चाहिए थी वो वर्ब के साथ ऐसे ये आना ज़रूरी था। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस वर्ब के साथ ऐसे ये इसका आना ज़रूरी था। दैट मीन्स आपके बी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर हो गई यहाँ पर। तो ये तीनों तरीके हैं, यूजेज हैं, ऐसे ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिए गए होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं, और तीसरा कॉम्बिनेशन होता है। ये तीन तरीके हैं जो हमें कोई भी सेंटेंस होता है, ये तीन हिंट लगा लो या तीन तरीके लगा लो जिनसे हमें सेंटेंस का, गिवन सेंटेंस का टेंस पता लगाने में आसानी होती है या टेंस इजीली पता लगाया जा सकता है। तो जब हमें टेंस पता लग जाएगा फिर तो हम चेक कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि वो ग्रामेटिकली कहाँ उसमें कैसा एरर है, वर्ब क्या दे रखी है, क्या आना चाहिए वहाँ पे। जो तीसरा जो तरीका था कॉम्बिनेशन, ये थर्ड जो तरीका था कॉम्बिनेशन, हर एक टेंस का अपना यूज होता है, ऐसे ही हर एक टेंस के अपने कीवर्ड्स या अपने एडवर्ब्स होते हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं। जो थर्ड तरीका था कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर टू क्लोजेज, यहाँ पर टू क्लोजेज, कोई भी दो क्लोजेज होती हैं उन क्लोजेज का पेयर बना होता है। टू क्लोजेज यहाँ पे होंगी तो उन क्लोजेज का कॉम्बिनेशन फिक्स होता है, यानी कि उनका पेयर बना होता है। तो इसी कॉम्बिनेशन को जब हम आगे बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक होता है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक है इसमें भी दो क्लोजेज का कॉम्बिनेशन ही दर्शाया जाता है, यानी कि जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लोज, एक मेन क्लोज, दो क्लोजेज का इसमें कॉम्बिनेशन ही दर्शाया जाता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन के अंदर ही हम इस कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, हालांकि कंडीशनल सेंटेंस एक अलग से टॉपिक है। तो हम जो प्रेजेंट टेंस या जो भी टेंसेस आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार कंडीशनल सेंटेंस जो है इसको समझ लेते हैं कि इसमें किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और कौन कौन सी दो क्लोजेज होती हैं और कौन सी क्लोजेज कैसे किस किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाती हैं। तो हम समझते हैं इसको। देखिए, जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेना है कि ये कंडीशनल सेंटेंस यानी कि ये किस वर्ड से बना है। कंडीशन एक वर्ड होता है, कंडीशन वर्ड से कंडीशनल बना होता है। कंडीशन नाउन है, इसका मतलब जो होता है अलग अलग हो सकता है। जैसे कंडीशन का मतलब स्थिति या परिस्थिति भी होता है, स्थिति, परिस्थिति या दशा भी होता है। हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं कंडीशन का अर्थ शर्त भी होता है, शर्त के अर्थ में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कंडीशन जो है, कंडीशन में AL लगाकर ये एडजेक्टिव बन गया, तो यहाँ पर कंडीशनल जो है एडजेक्टिव है। तो कंडीशनल यानी कि शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस जब भी हम बोलते हैं यानी कि शर्त वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस, समझिएगा इस चीज को, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक एक्शन होने के लिए दूसरे एक्शन की कंडीशन रखती जाती है। ऐसे सेंटेंस जिनमें एक एक्शन होने के लिए दूसरे एक्शन की कंडीशन या शर्त रख दी जाती है तो उनको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब एक एक्शन होने के लिए यानी कि जो एक्शन होता है उसको तो हम बोलते हैं मेन क्लोज, जो एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेन क्लोज, और जिस एक्शन की शर्त रखी जाती है उस एक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको हम इफ क्लोज भी बोल सकते हैं, और जो आपकी मेन क्लोज है इसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक एक्शन होने के लिए दूसरे एक्शन की शर्त रखी जाती है। तो जो एक्शन होने के लिए यानी कि जो एक्शन होगा आपका वो मेन क्लोज में, और जिस एक्शन में शर्त रखी जाती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो यानी कि यहाँ पर दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन हमारा बन गया, मेन क्लोज का और सबऑर्डिनेट क्लोज का कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम डेली यूज में भी ऐसे कई इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपसे कहे कि आपका फ्रेंड है कोई, आपसे कहे मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ बाजार चलोगे, तो आप कह दोगे
मैं बाजार चल दूंगा यदि मुझे कुछ खिलाएगा तो, यानी कि कंडीशन एक्शन तो हो जाएगा, बाजार चल दूंगा, आपके साथ बाजार चल दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको उसे कुछ खिलाना पड़ेगा, देते हैं ना इस तरह के। तो ये मेन क्लोज में जो एक्शन होता है और जिसकी शर्त रखी जाती है वो सबऑर्डिनेट में आता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सर जो दो क्लोजेज का सेंटेंस होगा तो हमें ये थोड़ा सा एक हिंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि दोनों जो क्लोजेज दी गई है तो उनमें से कौन सी वाली तो मेन क्लोज होगी और कौन सी वाली सबऑर्डिनेट। जिसमें शर्त रखी जाती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है और जिसमें एक्शन का होना दिया जाता है वो मेन क्लोज होती है। और इसका पहचानने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी उस सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले कुछ वर्ड्स लगे होते हैं, यानी कि उस सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ कुछ वर्ड्स लगे होते हैं। जैसे या तो वो इफ से स्टार्ट होगी या इफ लगा होगा उसके साथ, या एज सून एज लगा होगा, इन केस, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ वर्ड्स वहां पर लगे होंगे उस क्लोज से पहले, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले। तो वो आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज और जो बची हुई है वो आपकी हो जाएगी मेन क्लोज। अब गिवन में आपको मान लीजिए मेन क्लोज कंप्लीट दी गई है, जैसा हम एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया, सी विल गेट फर्स्ट रैंक इफ सी वर्क्स हार्ड। ये जो आपको एग्जाम्पल है, अब इसमें देखिएगा कि जो हमें समझना है, ये जो इफ लग रहा है इसके साथ लग रहा है, दैट मीन्स इफ के साथ वाली जो क्लोज है ये तो आपकी हो जाएगी किसमें, सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम इफ क्लोज भी बोल सकते हैं। तो ये तो आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज। और दूसरा जो है यहाँ पर ये आपकी मेन क्लोज, दूसरा जो बचा है आपका ये हो जाएगा मेन क्लोज। दो क्लोज का पेयर होता है, जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, दो हैंड्स का पेयर है, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका राइट हैंड है तो बचा हुआ कौन सा, लेफ्ट, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको इन वर्ड से पता चल गया कि इन वर्ड्स के साथ वाली क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा, ये सबऑर्डिनेट हो गई तो डेफिनेटली दूसरी वाली जो है वो आपकी मेन क्लोज है। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोजेज जो होती हैं उनमें से जिसमें एक्शन का होना होता है वो मेन क्लोज होती है और उस एक्शन के लिए जिसमें शर्त रखी जाती है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है उसके साथ ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कंडीशंस होती हैं आपकी, यानी कि शर्तें जो आपकी होती हैं, कंडीशंस, वो कंडीशंस आपकी तीन तरह की होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। जो आपकी पहली कंडीशन होती है वो आपकी पहली कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, या आप कह सकते हैं कि पहली जो होती है ओपन कंडीशनल सेंटेंस। जो आपकी दूसरी कंडीशन होती है वो दूसरी कंडीशन आपकी होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। जो आपकी तीसरी कंडीशन होती है वो तीसरी कंडीशन आपकी होती है इमेजिनरी कंडीशन। तो हम यहां पर कंडीशंस की जब भी बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीन तरह की कंडीशंस की बात की जाएगी। जब भी हम कंडीशंस की बात करेंगे तो तीन तरह की कंडीशंस की वहां पर बात की जाएगी। पहली आपकी हो जाएगी ओपन कंडीशन, दूसरी हो जाएगी अनफुलफिल्ड कंडीशन और तीसरी आपकी हो जाएगी इमेजिनरी कंडीशन। क्लियर हुआ ये? अब देखिए आगे चलते हैं हम। तो इसमें हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से।
अब ये जो तीनों के तीनों आपकी कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस में वही दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन होगा, मेन क्लोज का और सबऑर्डिनेट क्लोज का, तीनों के तीनों कंडीशंस में। या आप कह सकते हैं ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस हैं, मतलब तीन तरह की कंडीशंस हैं और तीनों तरह की कंडीशंस में दोनों जो क्लोजेज हैं इनका कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन में कौन कौन से टेंस आएंगे वो हम कंडीशंस जब पढ़ेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हर एक कॉम्बिनेशन में अलग अलग टेंस यूज किया जाएगा। अब आपके हम बात करते हैं, पहली जो हमने मान लीजिए कंडीशन बात करी ओपन कंडीशन, या हम कह सकते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया ओपन कंडीशन या ओपन कंडीशनल सेंटेंस। तो ये चीज़ें समझिएगा आप। सेम चीज़ें सबऑर्डिनेट क्लोज इसमें भी आपके होगी और मेन क्लोज इसमें भी आपके। अब देखिएगा आपकी मेन क्लोज जो है उसमें आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट जो आपकी मेन क्लोज में होगा तो उसके साथ वाली जो क्लोज है उसमें आपका होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो आपके सबऑर्डिनेट जो क्लोज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और आपकी जो मेन क्लोज है उसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आपका शैल या विल हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये तो अफर्मेटिव का पैटर्न हो गया। इसके अलावा अगर सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तो इस तरीके की बातें हमारे सामने आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी एक क्लोज को कंप्लीट दे दे, दूसरे क्लोज में एरर दे के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे उसको सही करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, फिर से एक एग्जांपल लेके उस चीज़ को हम समझते हैं। Your brother will win the final race if he run fast। तो हमने यहाँ पे लिया तो आपको यहाँ पे मान लीजिए पार्ट बना दिए, इसका पार्ट ए आपके एग्जाम में दे दिया, द फाइनल रेस पार्ट बी और पार्ट सी एंड नो एरर आपका पार्ट डी। आपके बड़े सिंपल से एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। एक बार आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इसके जस्ट अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिए दूंगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस वो होंगे मोस्ट ऑफ जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो आप इस टॉपिक को एक बार समझते चलिएगा। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देके मैं आपको थोड़ा सा समझाता चल रहा हूँ साथ साथ में। जैसे तीनों कंडीशंस अपनी इस क्लास में कंप्लीट हो जाती हैं तो नेक्स्ट हम जो क्लास बनाएंगे उस क्लास में आपको तीनों कंडीशंस की जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे एग्जाम्स में या जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की एक शीट मैंने आपके लिए बना के तैयार रख रखी है। तो उस शीट को मैं पीडीएफ के थ्रू आपके पास पहुंचाई जाएगी। तो अभी आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। बड़े आसान से एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उनको भी बड़ा आसानी होगा समझने में। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है, योर ब्रदर विल विन द फाइनल रेस इफ ही रन फास्ट नो एरर। तो यहाँ पे हम देखते हैं योर ब्रदर विल विन, यानी कि आपकी यहाँ पे इफ है तो ये वाली जो क्लोज होगी आपकी, ये तो होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब बची हुई जो दूसरी होगी वो आपकी होगी मेन क्लोज। तो मेन क्लोज में हम देखते हैं तो पता चलता है योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब प्लस विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ नहीं कि यहाँ हमारे सामने निकल के आया कि शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मेन क्लोज में दे रखा है। तो आपके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें क्या होना चाहिए था, उसके साथ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होना चाहिए था, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब यहाँ पे दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे नो एरर है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। अब आगे आप इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आता है।
जब आपका सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन है, या सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कोई प्लूरल नेम है तो वहाँ पे भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर होना चाहिए लेकिन थर्ड पर्सन का। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या येस आएगा। अब आपके जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही है, ही कौन सा पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। ही सी इट दे थर्ड पर्सन में होते हैं, और जिसमें से ही सी इट सिंगुलर होते हैं और दे प्लूरल होता है। तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे आना तो चाहिए था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या येस, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सी पार्ट है वो ग्रामेटिकली एरर है, तो यानी कि सी पार्ट जो आपका है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई आपकी बात? जो चीज़ मैंने यहाँ पे छोटी सी आपको समझाई वो चीज़ आपके क्लियर हुई? उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा आगे और इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, अपना जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए आपको क्वेश्चंस ऐसे डालता है कि जिसमें थोड़े थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते चले। अब यहाँ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट तो कह दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, शैल विल का यूज किया जाएगा और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसके एक बात और ध्यान रखनी है, जो मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाते हैं, ऐसे मॉडल्स जो प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाते हैं, सिर्फ उन्हीं मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे आपका कैन है प्लस मे है, इन मॉडल को भी लगाया जा सकता है और इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है कि मेन क्लोज में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या यस आता है। कई बार मेन क्लोज में शैल विल की जगह पर कैन या मे मॉडल लगा दिया जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया जाए तो भी आपका सही होता है और सही माना जाएगा। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये तो थी बड़ी आसान सी चीज़। अब थोड़ा सा घुमावदार हम जो बात करते हैं वो एक एग्जामिनर क्या है, भीड़ को कम करने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में और थोड़ी गहराई में चला जाता है। तो वो क्या करता है कि ये जो दोनों टेंस वही रहेंगे, दोनों चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन वो करेगा क्या, किसी एक क्लोज को तो वो पैसिव वॉइस में दे देगा और किसी एक क्लोज को वो एक्टिव वॉइस में दे देगा। मान लीजिए उसने मेन क्लोज को पैसिव वॉइस में दे दिया। अगर वो मेन क्लोज को पैसिव वॉइस में करेगा तो मेन क्लोज का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो फिर पैसिव वॉइस कैसे बनता है, शैल के साथ बी लगता है और विल के साथ भी बी लगता है। शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बनता है। शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस बनता है यदि वो मेन क्लोज का पैसिव वॉइस देगा तो। या वो हो सकता है सबऑर्डिनेट का पैसिव वॉइस दे दो, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी पैसिव वॉइस में, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगी प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसका पैसिव वॉइस आपका कैसे बन जाएगा, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी और उसके साथ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा कर देता है वो, जनरली हो सकता है आपको घुमाने के लिए क्वेश्चंस को ऐसा वो डाल दे कि एक क्लोज को एक्टिव वॉइस में दे दिया, एक्टिव वॉइस में, और दूसरी क्लोज को पैसिव में, या फिर मेन को एक्टिव वॉइस में दे दिया, सबऑर्डिनेट को पैसिव में दे दिया। तो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, चाहे खा लो या निगल लो, जाना पेट में ही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हम सिंपल सी भाषा में बात करते हैं तो चाहे खा लो या निगल लो, जाना आपका पेट में ही। तो ये ओपन कंडीशंस होती हैं आपकी। तो इस तरह से, तो इसके एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं अभी। तो यहां तक तो चीजें आपको क्लियर होती हैं। अब देखिएगा, ऑलराइट,
यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस आपको दिया गया है, द फर्स्ट रैंक विल बी गॉट इफ सी परफॉर्म्स वेल। तो ये तो मैंने आपको सही बना के दे दिया यहाँ पे बिल्कुल। अगर इसको एरर वो करके आपसे पूछ ले कि इसमें किस पार्ट में एरर है, और आपको सी पार्ट, बी पार्ट एंड पार्ट ए, तो पार्ट ए बी सी में आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। अगर नहीं है तो आपका सी, आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नो एरर। तो यहाँ पे तो एक्चुअली है क्या कि ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया था, तो इसमें कोई एरर आपको डाली नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई एरर डाल देगा, और एरर डालते ही आपका क्या है, फिर आपको उस एरर को फाइंड करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो मेन क्लोज, देखो यहाँ पे इफ लग रहा है, दैट मीन्स आपकी ये आपके सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट जो क्लोज है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपली एक्टिव वॉइस है। सी परफॉर्म्स वेल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे है, यस, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। सी परफॉर्म्स वेल। मेन क्लोज आपका अगर आप देखते हो तो द फर्स्ट रैंक जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था उसको आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बना रखा है, और विल बी यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो द फर्स्ट रैंक सब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाई गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। दैट मीन्स उसने क्या किया है, इसको पैसिव फॉर्म में दे दिया। ये जो आपकी मेन क्लोज है उसने क्या किया, यहाँ पे इसको पैसिव फॉर्म में दे दिया, और आपके इसको सिंपली एक्टिव फॉर्म में दिया है। एक्टिव फॉर्म में दिया है, लेकिन टेंस तो इसका वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। इसको पैसिव फॉर्म में दिया है, लेकिन टेंस तो इसका वही है जो होना चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आपको अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी घुमाए, हल्का सा भी, तो इस चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी। इसमें बड़ी आसान सी चीज़ें, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब इसी पॉइंट में हम एक आगे देखते हैं थोड़ा सा, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी चल रही है। फर्स्ट कंडीशन को हमने बड़े अच्छे से समझा, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो आपको मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बातें, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं आपको 2 नोट यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, या एक्सेप्शंस आप इनको कह सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हटके हैं, जो जनरल जो बातें हमने पढ़ी थी उन जनरल बातों से थोड़ा सा हटके हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं, तो उसमें पहली जो चीज़ है, वो पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ आपकी क्या कहती है कि यदि सेंटेंस में, आपका कोई भी सेंटेंस है, यदि आपके सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके साथ एज इफ, एज दो या इफ ओनली भी आता है, यदि आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं एज इफ, एज दो, इफ ओनली, तो ये किसके साथ आएंगे, ये तो आपको पता है ये किसके साथ आते हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ आते हैं। ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ आते हैं। तो यदि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी एज दो, एज इफ ओनली से स्टार्ट होती है, तो उसके साथ वाली जो मेन क्लोज होगी, जो उसके साथ वाली जो मेन क्लोज होगी, अब यहां पे देखिएगा, तो मेन क्लोज का टेंस तो आपके होगा यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, या उसके साथ वाली जो क्लोज है उसका टेंस तो होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका यहां पे टेंस होगा पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होगा, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट का मतलब आप कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या कह सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत लग रहा है आपको तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आपको मैंने 2 चीजें सिंपली बताई। वो चीजें क्या बताई कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है अगर उससे पहले एज इफ, एज दो, इफ ओनली अगर जुड़ रहा हो तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी हो जाएगी पास्ट के इंडेफिनिट में। उसके साथ वाली जो मेन क्लोज है वो आपका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस चीज को समझते चलिएगा। फिर से मैं इसको एक बार आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं, उसको समझिएगा।
कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बताए थे? एज दो, एज इफ ओनली। इनके साथ वाली जो क्लोज आपकी होगी वो आपकी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, और उस सबऑर्डिनेट क्लोज का जो टेंस होगा वो होगा पास्ट का इंडेफिनिट। और उसके साथ वाली जो दूसरी क्लोज होती है वो आपकी होती है मेन क्लोज, और जो आपकी ये मेन क्लोज होती है इसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। समझिएगा चीजों को। पास्ट का इंडेफिनिट का मीन्स यहाँ पे क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, अगर अफर्मेटिव फॉर्म में है। अगर अन्य किसी सेंटेंस के फॉर्म में है तो उसमें हो जाएगा डू डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके अलावा यहाँ पे वर्ब ही आ सकता है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट बन जाता है। वर्ब की जो हमारी सेकंड फॉर्म है इसके अलावा यहाँ पे वर्ब ही आ सकता है, और जब यहाँ पे वर्ब आ जाएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब का नहीं, वो मैन वर्ब का काम करता है। क्योंकि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो फिर उनका टेंस अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो मैन वर्ब बनती हैं तो उनका टेंस बदल जाता है। जैसे ही वाज वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी तो इनके साथ मैन वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म की, तो इनका टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। इनका टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जैसे ही अगर सेंटेंस में वाज वर्ब को खुद को मैन वर्ब के रूप में लिया गया हो, खुद को मैन वर्ब के रूप में अगर लिया गया है वाज वर्ब को, तो इनका टेंस फिर पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पास्ट का इंडेफिनिट। सेम ऐसे ही आपकी इज़-एम-आर होती है, सेम ऐसे ही आपकी इज़-एम-आर होती है। तो इज़-एम-आर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ मैन वर्ब आएगा, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो इसका टेंस आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर इज़-एम-आर को मैन वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो उसका टेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता तो फिर भी मैंने आपको बताया। एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे टीचिंग मैन वर्ब है, तो इसका टेंस जो है आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप ऐसा लिखते हो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि एम जो है खुद मैन वर्ब का काम कर रहा है, मैन वर्ब यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सेम ऐसे ही वाज या वर की जब भी हम बात करेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं ही वॉज टीचिंग या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट और ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर। अगर हम लिखते हैं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आपके वाज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे मैन वर्ब दी गई है प्लेइंग। अगर इसी सेंटेंस को, तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसी को हम लिखते हैं ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर, ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पे वाज जो है मैन वर्ब का काम कर रहा है, और वाज जब मैन वर्ब का काम कर रहा है तो इसका टेंस होगा पास्ट का इंडेफिनिट। अब इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ब की। तो जब भी वर्ब को हम मैन वर्ब के रूप में लेंगे, जैसे कि हमने वाज को लिया, तो इसका टेंस हो जाता है पास्ट का इंडेफिनिट। अगर हम वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे है, तो इसका टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज अगर इन वर्ड से शुरू होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हो सकता है वर्ब लगा हो लेकिन मैन वर्ब के रूप में। तो ये जो वर्ब आएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस में जब भी वर्ब की बात होगी, इमेजिनरी कंडीशन में भी वर्ब की बात होगी, तो जब भी बात होगी तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, विद ऑल सब्जेक्ट। फिर वहां पे सिंगुलर प्लूरल का और नहीं है, सभी के साथ आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई ये चीज? तो अब मैं इसका एग्जांपल्स आपको देता हूं, फिर आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिएगा,
शी वॉक्स एज दो शी स्टडीड मॉडलिंग। अब यहां पे आप सेंटेंस को समझिएगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। शी वॉक्स एज दो शी स्टडीड मॉडलिंग। देखिएगा सेंटेंस को, यहां पे एज दो जो लगा है इसके जस्ट साथ वाली क्लोज आपकी ये हो गई, तो यहाँ पे स्टडीड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस आपका हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, और होना भी पास्ट का इंडेफिनिट ही चाहिए। और ये जो बचा हुआ सेंटेंस है, ये बची हुई जो क्लोज है, ये क्लोज पास्ट इंडेफिनिट हो गई। बची हुई जो क्लोज है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ये सारा है, यानी कि ये वाली जो क्लोज हो गई आपकी हो गई प्रेजेंट की इंडेफिनिट, हो गई प्रेजेंट की इंडेफिनिट। तो यानी कि आपको ये बात क्लियर होती है कि एज दो, एज इफ या इफ ओनली के साथ वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में वो इट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो सकती है, इट में भी इन वर एज ए मैन वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बस ये चीज़ें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वर या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म कोई भी हो सकती है, होगी वो पास्ट इंडेफिनिट ही। और दूसरी वाली जो क्लोज है वो आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगी। हुई चीज़ क्लियर? तो ये नॉट फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। और एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं इसमें। दूसरा एग्जांपल, ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस। एज इफ के साथ वाली जो क्लोज है वर मैन वर्ब के रूप में यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। ही के साथ वैसे तो वाज आना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशनल सेंटेंस की बात है तो सभी के साथ वर आएगा, वाज का रोल नहीं आएगा। ही वर माई बॉस पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है, और बिहेव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस यानी कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ये चीज़ आपकी हुई क्लियर। तो नॉट वन आपका क्लियर हो जाता है। तो जब अब हम बात करेंगे नॉट टू की। नॉट टू, जो दूसरा नॉट है वो क्या है देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है दूसरा नॉट भी। कि जो हमने सबऑर्डिनेट क्लोज वाले वर्ड्स लिए उनमें हमने देखा कि अनलेस और अनटिल वर्ड्स हैं। अनलेस और अनटिल के बारे में हम देखते हैं तो अनलेस और अनटिल जो वर्ड हैं ये अपने आप में नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो जो ये अपने आप में जब ये नेगेटिव अर्थ देते हैं और ये आते किसके साथ है? सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ। तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड देते हैं, तो उस क्लोज में यानी कि उस सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नॉट हम कभी भी वहाँ पे नहीं यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि उस सबऑर्डिनेट क्लोज के स्टार्टिंग में हमने अनलेस या अनटिल यूज कर दिया, और अनलेस अनटिल दोनों ही वर्ड्स इनमें से कोई सा भी एक अगर यूज कर दिया जाए तो दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव वर्ड देते हैं, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने नॉट का अर्थ दे दिया है, तो दोबारा से वहाँ पर नॉट यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, अनलेस he does not work hard he will not pass the exam। यहाँ पे देखिएगा, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जाम। अब आपको कहा जाए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में आपको एरर निकालो, तो इसमें देखिएगा एरर कहाँ पे है। तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अगर ये बात आपके ध्यान में है कि अनलेस और अनटिल दोनों ही वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज किए जाएंगे, तो उस सबऑर्डिनेट क्लोज में फिर हम नेगेटिव के लिए नॉट यूज नहीं करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे अनलेस ऑलरेडी यूज हो गया है, तो हमें यहाँ पे डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर हमें सीधा यहाँ पर ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा देना था।
फिर हमें सीधा यहाँ पे वर्क्स लगा देना था। इसलिए एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में एरर है, बी में एरर नहीं मानेंगे हम, ए पार्ट में एरर है। मान लीजिए इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं तो ए पार्ट में ही आपका एरर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या एरर है आपकी, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, जबकि यहाँ पे डज नॉट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अनलेस और अनटिल वर्ड से वो क्लोज स्टार्ट हुई है और अनलेस अनटिल वर्ड अपने आप में नेगेटिव होते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो आज अपनी जो क्लास में हमने पढ़ा, तो फर्स्ट जो कंडीशन थी ओपन कंडीशन को हमने क्लियर कर लिया। देखिए फिर मैं आपसे समझा रहा हूँ, फर्स्ट जो ओपन कंडीशन है इसके जो एग्जांपल्स, थोड़े एग्जांपल्स देके मैंने आपको चीज़ें बताई, जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे वो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम ये दोनों कर लेंगे, और ये दोनों करने के साथ ही इनके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसकी भी पीडीएफ हमने तैयार कर रखी है, फिर वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके ये चीज़ें आज पढ़ाई हुई जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत पड़े, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा के फिर आगे की टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।